नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसरित होंगे। दोस्तों, मैं कुछ पंक्तियां शुरुआत में शेयर करता हूं, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, दोस्तों शक्तिशाली बनिए, ठीक है? क्योंकि कायर बनना तो एक विकल्प हो सकता है, शक्तिशाली बनने में ही ज्यादा फायदा है। शक्तिशाली भी किस प्रकार से? पहला तो मानसिक रूप से शक्तिशाली, फिर शारीरिक रूप से शक्तिशाली, और आज के समय में आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली बनना है, तभी इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे दोस्तों। तो कुछ लाइन, कुछ पंक्तियां हमको ध्यान आ रही हैं, वह मैं बताना चाहूंगा आप लोग से कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस प्रकार से बनना है, इतना रफ एंड टफ बनना है मेरे दोस्तों, ठीक है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं और बताऊंगा। मैं आज आपके लिए समास की क्लास लेकर आया हूं। आज के बाद अगर समास में कोई डाउट रह जाए ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं समास ऐसा पढ़ेंगे कि लोगों को पढ़ाएंगे। मेरा क्या तरीका है, पहले समास के बारे में आपको मेंटोस तरीके से पूरा सिखा दूंगा, फिर इस क्लास में ही आपको लास्ट में प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चन की। एक भी चीज आज के बाद समास में पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आपसे वादा करता हूं। समास पढ़ो ऐसा, पढ़ा सको जैसा। तरीका कैसा? मेंटोस तरीका रहेगा, ठीक है? तो जानते हैं, समास की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं कुछ बातें आपसे करता रहूंगा और बताता रहूंगा। समास का जो शाब्दिक अर्थ है मेरे भाई, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। कई बार एग्जाम और पूछा गया है, परीक्षाओं में, पिछली विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। क्या संभावना है कि समास का अर्थ क्या है? तो समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई वाक्य लिखा हुआ है कि वह राजा का पुत्र है, तो राजा के पुत्र को वो राजपुत्र कह देगा। तो क्या किया इसने? वाक्य को संक्षेप रूप में प्रस्तुत कर दिया, राजपुत्र कहा और पूरे वाक्य का मतलब भी हो गया और संक्षेप में भी वाक्य आ गया। इसी को समास कहते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन जो हमको ध्यान आ रहा है, विगत परीक्षाओं में पूछा गया है कि समास का विलोम, यहीं से पढ़ते चलेंगे, हर चीज क्लियर करते चलेंगे। क्या समास का विलोम क्या है? समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। यहां पे दो क्वेश्चन आपके तैयार हुए। समास का विलोम क्या है? व्यास है, ठीक है दोस्तों? आगे बताते हैं क्या है इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। यही चीज मैंने बताई, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो पद बनता है उसे समास कहते हैं। समास में मुख्यतः दो पद होंगे। कैसे? सब बात करूंगा, सब यही सिखाऊंगा, यही चीज सारी क्लियर कराऊंगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दूंगा सब। क्या है? पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहला पद, पहले को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पूर्व, तो पहले को पूर्व कह दिया गया। दूसरा यानी बाद के पद को क्या बोलते हैं? उत्तर हिंदी में बोलते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कह दिया गया। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, ठीक है? इन पदों के मेल से बने नए पद को समास कहते हैं। ये जब दोनों पद मिल जाते हैं तो एक तीसरा नया पद बन जाता है, उसे समास कहते हैं। क्या बात इसने कही है? इसने ये कहा है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, गंगा जल। गंगा जल में गंगा जो है पूर्व पद है, ये पहला वाला जो पद है पूर्व पद है, और जल यानी ये दूसरा पद है, ये उत्तर पद है। कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? नहीं समस्या। यानी इसका अर्थ क्या है? गंगा का जल, और संक्षेप में लिख दिया गया, समासिक पद में कर दिया गया, तो गंगा जल हो गया, ठीक है? इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, देखते रहिएगा, सब यही सीखेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा लास्ट तक, सारी क्लास को मैं ऐड कर दूंगा एक साथ, और इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। समासिक पद क्या होता है? समास के नियमों से निर्मित पद समासिक पद कहलाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि समासिक पद क्या होता है। जो समासिक पद वह होगा जो समास के नियमों का पालन करेगा। सीधा बात हो गई यहां तक की। और इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, जैसे रसोई घर। हाँ, क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से किस में होने पर विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है? तो वह समास में, ठीक है? जैसे रसोई घर है, अब इसको मान लो बोलना होगा रसोई के लिए घर, नहीं, क्या होगा? रसोई घर बोला, बात खत्म, उसी में समाहित हो गया। इतने बड़े पद को एक पद बना दिया गया है। पूर्व पद पहला पद या दूसरा पद। दूसरी बात क्या किया गया? समास विग्रह। विग्रह मतलब होता है तोड़ना।
कोई समास पद है उसको विग्रह कर देना, अलग कर देना। जैसे क्या है, समासिक पदों को विग्रह करना। जैसे रसोई घर, मैंने बात की रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये समास का विग्रह हो गया, समास को तोड़ दिया गया और ये समासिक पद है, जोड़ के लिखा गया। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं? समस्या बेसिक इंट्रोडक्शन है, तरीका ऐसा रहेगा ना। मैं जब समास भी खत्म कर दूंगा 10-15 मिनट में, उसके बाद आप लोग बताइएगा, लगातार ऐसे क्वेश्चन मारते चले जाएंगे ना, ठीक, कि बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। देखते रहिए कैसे। आगे बात करता हूं मैं, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? देखिए बात, मैं जो बात कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, सुनते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, लेकिन इन भेदों के भी कई उपभेद होते हैं। 4 भेद मुख्यतः कौन कौन से हैं? पहला अव्ययी भाव समास है, दिख रहा होगा आप लोग को। दूसरा तत्पुरुष समास है। तीसरा बहुब्रीहि समास है। चौथा द्वंद्व समास है। ये समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। उसके बाद ये तत्पुरुष से ही जन्मे हुए समास हैं। कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास। यहां क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या आंसर टिक करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब भी तुमसे पूछेगा, जब भी पूछेगा हिंदी में समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो मुख्यतः 4 भेद हैं। ये शब्द जरूर लगा होगा, मुख्यतः 4 भेद हैं, ठीक है। फिर क्या बात करता है, अगर पूछेगा कि हिंदी में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से चीज क्लियर करेंगे। हिंदी में समास की संख्या कितनी है? हिंदी में समास की संख्या, आयोग हमेशा हिंदी में समास की संख्या 6 मानता है। 6 लगाएंगे। कितनी लगाएंगे? 6। ये तो बताने की बात होगी मुख्यतः भेद है। जब भी प्रश्न आएगा और पूछेगा हिंदी में मुख्यतः कितने समास हैं या हिंदी में समास की संख्या कितनी है, तो समास की संख्या 6 है। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये हो गई बात, ये चीज ध्यान रखेंगे। समास कितने हैं? 6 समास हैं। आगे मैं स्लाइड में बात करता हूं, एक एक समास के बारे में बताता चलता हूं। उसको आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए। पहली बात, पेन कॉपी लेकर बैठिए, चीजों को नोट करते चलिए। चीजों को नोट करते चलेंगे, बहुत आसानी होगी, रिवीजन करने में आसानी होगी। पढ़ो ऐसा, पढ़ा सको जैसा, वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका मेरा रहेगा। मैं जो टॉपिक पढ़ा दूंगा ना, और सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा एक एक करके, उस टॉपिक में अगर आपको कोई समस्या आ जाएगी तो पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा। ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि गर्दा और धुआं सब उड़ जाएगा। देखते रहिएगा। अव्ययी भाव समास, पहले समास की मैं बात करता हूं कि कैसे पहचानेंगे अव्ययी भाव समास है। देखो, पहली तो बात परिभाषा की हो गई। परिभाषा क्या हो गया? जिसका प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो। प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, सब सिखा दूंगा। कौन सा पद कब अव्यय हो, क्या ट्रिक होगी, क्या तरीका है, मेंटॉस बताऊंगा। पहले एक बार समरी देखते रहिए। अव्यय हो अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो। अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इनकी परिभाषा। प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद प्रधान। जैसे रातों रात, रात ही रात, आजन्म, जन्म तक या जन्म से लेकर, प्रतिदिन, दिन या दिन या प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुरूप, भरपेट, पेट भरकर, निर्विवाद, बिना विवाद के। देखो क्या मैं बता रहा हूं, ये रहा इनका तरीका और ये रहा मेरा मेंटॉस तरीका। क्या मेंटॉस तरीका है? नोट कर लें, नोट कर लें। शब्द के पहले कोई उपसर्ग लगा हो। शब्द के पहले कोई उपसर्ग लगा हो, या शब्द की पुनरारक्ति हुई हो। पुनरारक्ति मतलब दोबारा, दोहराया गया हो, पुनरारक्ति हो। अर्थात शब्द से पहले कोई उपसर्ग लगा हो या शब्द में कोई पुनरारक्ति हो। जैसे दिनों दिन, दिन दिन, धीरे धीरे, ठीक है, रात रात, ठीक है, जल्दी जल्दी। ये क्या है? शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये ऐसा हो या तो शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो, वहां क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और एक चीज इसमें जो जानने योग्य है, पढ़ लो एक बार अच्छे से, हमसे कोई समस्या ना रह जाए, मैं ये चाह रहा हूं। तो एक एक चीज क्लियर कराऊंगा, मेंटॉस तरीके भी बताऊंगा, क्या क्वेश्चन पूछता है वहां कैसे टिक करेंगे ये भी बताऊंगा। तो सीखते रहो, जानते रहो, जुड़े रहो। देखो कैसे, इतनी बात क्लियर, ठीक है। फिर मैं इसमें क्या बात करूंगा, देखो इसमें जो बात करूंगा यहां तक ही क्लियर हो गया। शब्द के पहले कोई उपसर्ग लगा हो या शब्द की पुनरारक्ति हुई हो, जैसे धीरे धीरे, ठीक है, दिन दिन, रात रात। अब देख लो एग्जाम्पल,
रातों रात, पुनरावृत्ति हुई, अव्ययी भाव। आजन्म, आ उपसर्ग लगा है, अव्ययी भाव। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग लगा है, अव्ययी भाव। यथाशक्ति, यथा उपसर्ग लगा है, अव्ययी भाव। भर पेट, भर उपसर्ग है, अव्ययी भाव। निर्विवाद, नीचे क्या है, निर्विवाद, निर उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा निर्विवाद में, निर्विवाद में हो गया आपका अव्ययी भाव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहिए बहुत ध्यान से, चीजें सारी बताऊंगा और सब क्लियर कराऊंगा। क्या क्लियर है, जैसे यावत जीवन, यावत क्या है, यावत क्या है, उपसर्ग है। यथा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। व्यर्थ, व्यर्थ में क्या उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। संधि मैंने कराई है, वी प्लस अर्थ, वी प्लस अर्थ। इसका क्या हुआ, संधि विच्छेद। संधि की क्लास जाइए, देखिएगा जाकर, संधि में भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ऐसा तरीका बताया हूं। इसमें वी उपसर्ग है, आद्योपांत, आद्य उपसर्ग है, आद्य उपांत। पल पल शब्दों का रिपीटेशन है, पुनः रक्ति है। दिनानुदिन यानी दिन और अनुदिन यानी शब्दों की पुनरुक्ति है। शब्द क्या है, रिपीट हो रहे हैं, बार बार रहे हैं, धीरे धीरे शब्द रिपीट हो रहे हैं। क्या होगा, अव्ययी भाव। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। एक नोट पॉइंट साइड में नोट कर लेंगे, और यह भी बहुत जानने योग्य बात है। क्या मैं पॉइंट नोट करा रहा हूं यहीं पे कि यदि यदि नदी या पर्वत के नाम से पहले, नदी या पर्वत के नाम से पहले, ये नहीं टाइप कराता हूं मैं, ये मेरा मेंटोस तरीका है। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि हर चीज आप लोग क्लियर कर लेंगे, देखते रहिए। यदि नदी या पर्वत के नाम से पहले कोई संख्या वाची शब्द आ जाए, संख्या वाची शब्द आ जाए, मैं बोल भी रहा हूं, शब्द आ जाए, वहां भी क्या होगा, वहां भी अव्ययी भाव होगा। जैसे जैसे त्रय यमुना, यही मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल। जैसे जैसे त्रय यमुना, यमुना नदी का नाम है, और इसके आगे क्या है, त्रय यानी संख्यावाची शब्द आ गया है, समझे रहिएगा। इसके बाद क्या है, त्रय यमुना हो गया। पंच हिमालय, पंच हिमालय, हिमालय क्या है, पर्वत का नाम है, इसके आगे संख्यावाची आ गया है, समझे रहना बहुत ध्यान से, ठीक है। पंच गंगा, पंच गंगा क्या है, गंगा नदी का नाम है, इसके आगे संख्या आ गई, समझ गए। या तो कोई उपसर्ग हो, या तो शब्द का रिपीटेशन हो, पुनरावृत्ति हो, या नदी या पर्वत के नाम के आगे कोई संख्या हो, अव्ययी भाव। खत्म, इससे बाहर कुछ आ जाए, किसी एग्जाम में पूछा जाए तो बता दीजिएगा आप लोग। देखिए ये तरीका मेंटोस, कभी भी समास कभी गलत ही नहीं होगा, गलत हो जाए ना पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन। ये अपना थोड़ा है भौकाल है, बस आगे देखते रहिए। अगले समास की मैं बात करता हूं, तत्पुरुष समास। परिभाषा जानने के लिए कौन सा पद क्या प्रधान होता है मत याद करिए, लास्ट में सब ट्रिक ऐसी बताऊंगा, मेंटोस तरीका सब याद हो जाएगा, किसका पहला पद प्रधान, किसका दूसरा पद प्रधान, देखते रहिए आप लोग बस। जिस समास का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो, अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद विशेषण जबकि दूसरा पद विशेष के अनुरूप में प्रयुक्त होता है। चूंकि दूसरा पद विशेष होता है इसलिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह रही परिभाषा की बात। मैं क्या बताता हूं इसका तरीका, मेंटोस तरीका। जब भी कोई समासिक पद दिया होगा, जैसे समासिक पद मेरा दिया है राजपुत्र, क्या दिया है, राजपुत्र, तो इसका मैं निकाल लूंगा अर्थ, इसका निकाल लूंगा क्या होगा, राजा का पुत्र, सीधा सीधा निकल रहा है, क्या होगा, राजा का पुत्र। जब इसका मैंने अर्थ निकाला, इसको थोड़ा समास का विग्रह किया तो देखा भी इसमें का आ रहा है, समझे रहे ना। जैसे लिखा है रसोई घर, जैसे लिखा है गंगा जल, रसोई घर भी हो जाएगा। जैसे लिखा है गंगा जल तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल, गंगा का जल। इसका मैंने समास विग्रह किया तो फिर क्या आ रहा है बीच में, का आ रहा है, यानी कारक चिन्ह आ रहा है। तो कारक चिन्ह हिंदी में 8 होते हैं, कर्ता ने कर्म को ये भी होते हैं ना, तो ये चीज भी जानिए, कारक चिन्ह आ रहा है। जब भी समास को विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह निकल रहा हो तब हमेशा तत्पुरुष समास होगा। तब कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए, तो संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक में क्या है, के लिए आता है। तो यहां तक की कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे देखते रहिए। ये इसका मेंटोस तरीका। अब मैं बताता हूं कारक के अनुसार जो है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 2 बार क्वेश्चन ये बना हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में कि कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। 6 भेद हैं, कितने भेद हैं, 6 भेद हैं।
ठीक, कौन कौन से कारक के अनुसार नहीं होगा? 8 कारक होते हैं हिंदी में। तो पहला कर्ता ने चिन्ह कहीं नहीं आएगा, संबोधन भी नहीं आएगा कहीं, है अरे, तो बचे हुए 6 आएंगे। कौन कौन से हैं? जैसे कर्म को करण से या के द्वारा बीच में आएगा तोड़ने पर, संप्रदान के लिए आएगा, संबंध काकी के आएगा, अधिकरण में पर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबका उदाहरण मैं बताया दे रहा हूं एक एक करके। जैसे कर्म तत्पुरुष आया तो इसमें क्या आएगा? समास को तोड़ने पर को चिन्ह आएगा बीच में। देखो कैसे, ऐसे चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को आया बीच में, चिड़ियों को मारने वाला। मेरे दोस्त देखो, पहली बात, अगर सीधा सीधा पूछ लेगा कि कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास, बहुत डीप जाएगा ना। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आपको फिर कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े उस टॉपिक की, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल अंदर घुस के पढ़ा रहा हूं और मेंटोस तरीके से पढ़ा रहा हूं, याद रहेगा हमेशा। जैसे चिड़ियों को मारने वाला, को आ गया। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को आ गया। तो कौन सा? कर्म तत्पुरुष। वैसे कौन सा अगर तत्पुरुष होगा तो ऑप्शन में तत्पुरुष पूछेगा, तत्पुरुष का कौन सा भेद है तो कर्म तत्पुरुष। अगला देखो, करण तत्पुरुष। करण का क्या है? से या के द्वारा इसका चिन्ह होता है, बीच में से या के द्वारा आएगा। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से आकुल। मोहांध, मोह से अंधा। तो देखो से आया बीच में तो करण तत्पुरुष समास हो गया चिन्ह से तोड़ने पर। बस वैसे कौन सा होगा? तत्पुरुष, और तत्पुरुष में करण तत्पुरुष। जल्दी जल्दी समझते जाएंगे, मेंटोस तरीका है। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए इसका क्या होता है? के लिए चिन्ह होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। देखते रहो मेरे दोस्त, रसोई के लिए घर, के लिए आया बीच में। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, बीच में के लिए आया। संप्रदान, इसका चिन्ह हमको पता है के लिए होता है। कारक का वीडियो लाऊंगा, वो भी याद करा दूंगा, बहुत आसान है, आप लोग जानते भी होंगे। के लिए आया तो क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। अगला देखो जल्दी जल्दी से, अपादान। अपादान क्या है? अपादान मतलब है से, और एक से किस में प्रयोग होगा? अलग होने के अर्थ में। किस में होगा? अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। कारक चिन्ह आप लोग जान रहे होंगे। अपादान तत्पुरुष। अलग, पदच्युत, पद से च्युत यानी पद से अलग। भाग्यहीन, भाग्य से हीन, भाग्य से अलग है हीन। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हो गए तो अलग हो गए, से आया अलग होने के अर्थ में, अपादान तत्पुरुष हो गया। संबंध तत्पुरुष, काकी के रारी रे, ये बीच में आना चाहिए चिन्ह। देखते हैं कैसे आएगा, देखते रहो। विष वमन, विष का वमन, विष का वमन हो गया, कोई दिक्कत? राजपुत्र, राजा का पुत्र। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। राजनेता, राज्य का नेता का आ गया, क्या हो गया? का आ गया। संबंध तत्पुरुष हो गया। ये यही मेंटोस तरीका है। देखेंगे समासिक पद, तोड़ के देखा, बीच में अगर आ रहा है क्या? कारक चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष। जिस कारक चिन्ह का बीच में हस्तक्षेप हो रहा है वो तत्पुरुष में उसका भेद। जैसे अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण क्या क्या चिन्ह होता है? में या पर, में या पर। देखो क्या है? में या पर। जैसे कवि, पुंग, पुंगो, कवियों में आ गया। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में आया ना, क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष। कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मेरे दोस्तों, साथ जुड़े रहेंगे ना। लास्ट में अभी मैं बता दूंगा वो भी तरीका मेंटोस कि ये कैसे जानते हैं कौन सा पद प्रथम किसमें, कौन सा द्वितीय, सब कुछ बता दूंगा। जुड़े रहिए, प्रैक्टिस भी अभी कराऊंगा इसी क्लास में, गलत हो जाए तो बताइएगा। देखिए तत्पुरुष समास क्या है, थोड़ा बड़ा समास है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा बनने की उम्मीद रहती है। तत्पुरुष से बनेगा या तो बहुव्रीहि से बनेगा या कर्मधारय से बनेगा, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं। कौन कौन से? नई तत्पुरुष, ये पिछले एग्जामों में आप पूछा जाने लगा है, और जब पेपर का स्तर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मॉडरेट लेवल करेंगे, तो नए तत्पुरुष की बात वहां आएगी। नए तत्पुरुष अपना दावा वहां उस पेपर में ठोकेगा कि हम भी हैं, हमको भी लाइए क्वेश्चन। किस प्रकार से दावा ठोकेगा, क्या है नए तत्पुरुष समास में? इस भेद में पहला भाग नकारात्मक होता है। नए, नए मतलब नहीं, नए मतलब नहीं, तो पहला वाक्य, पहला ही क्या होगा शब्द? नकारात्मक होगा। कैसे नकारात्मक होगा? नए तो समझ गए, नए, नए मतलब नहीं। कैसे होगा? नास्तिक, नास्तिक, नास्तिक मतलब जो आस्तिक नहीं है, अनपढ़, ना पढ़ा हुआ, असफल जो नहीं सफल है, अधर्म जो नहीं धर्म है जिसका,
ठीक है, तो हुआ ना आ रहा है, तो ना की जब भी बात आएगी, जब भी ना शब्द निकल रहा होगा, नकारात्मक शब्द निकल रहा होगा, वहां नए तत्पुरुष होगा। नए से नए चालू होता है तो नए मतलब नहीं, नकारात्मक ही निकलेगा। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अलुक तत्पुरुष भी एग्जामों में देखने को मिला है, आगे एग्जामों में देखने की उम्मीद है। क्या उम्मीद है, देख लेते हैं। अलुक तत्पुरुष जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप हो नहीं होता है उसे अलुक समास कहते हैं। विभक्ति का लोप नहीं होता है, ये होगी परिभाषा। यानी अलुक, लुकेगा नहीं, सामने रहेगा, लुकेगा नहीं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, विभक्ति का लुप्त हो गया, राजपुत्र आ गया। लेकिन अलुक में क्या है, लुक नहीं रहा, सामने रहेगा, विभक्ति का लोप नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे युधिष्ठिर बहुत बार पूछा गया है और ये आयोग का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें मैं 5 रेटिंग दूंगा। ये पूछा गया है, पूछे जाने की उम्मीद है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, वैसे क्या होगा, वैसे होगा तत्पुरुष समास। वैसे पूछेगा तो तत्पुरुष समास, अगर बाकी समासों के नाम दे तत्पुरुष, और तत्पुरुष में भी कौन सा, अलुक तत्पुरुष। कैसे, युद्ध में स्थिर रहने वाला, यानी युधिष्ठिर सीधा युद्ध में स्थिर रहने वाला। फिर क्या है, मनसिज, मन में उत्पन्न। और क्या है, सरसिज, सरिस यानी तालाब में उत्पन्न। ये 3 ही इसके उदाहरण हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। ये किसके हैं, अलुक तत्पुरुष के उदाहरण हैं। किसके हैं, अलुक तत्पुरुष। ये हो गया आपका अलुक तत्पुरुष, ये बहुत बार पूछा गया है युधिष्ठिर, और पूछे जाने की फिर से उम्मीद है। इसके बाद मैं बात करता हूं कर्मधारय की। कौन सी, कर्म को धारण करे हुए है। कर्मधारय कर्म को धारण करे हुए, पहला पद विशेष विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। विशेष मतलब संज्ञा, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष कहलाता है। पहला पद विशेषण होगा, ठीक है। और उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता होगा। एक बार पूछा गया है कि समास में उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। कर्मधार यानी कर्म को धारण किए हुए, तो उपमेय उपमान का संबंध इसी में पाया जाएगा। कर्मधारय का उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष उपमेय आगे पीछे कहीं भी आ सकता है। विशेषण या विशेष, उपमेय उपमेय कहीं भी आगे पीछे आ सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि विशेषण आगे ही आए, उत्तर पद भी विशेषण का हो सकता है। ठीक है, जानते हैं इसके उदाहरण, सारी चीजें क्लियर होंगी आज ही। जैसे विशेषण आप जान रहे होंगे, विशेषण किसे किसे कहते हैं। विशेषण की 4 कैटेगरी हैं, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, और संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाची विशेषण। इस विशेषण के क्या है, ये विशेषण के 4 प्रकार हैं। तो उसमें से गुणवाची विशेषण, आपको गुणवाचक जो विशेषण है वो देखने को मिलेंगे कर्मधारय में। जैसे नीला, हरा, छोटा, बड़ा, लंबा, ये जो गुण की बात करते हैं वो विशेषण पढ़ाऊंगा। विकारी भी पढ़ाऊंगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया उसमें आता है विकारी, और बाकी बचे हुए 4 अविकारी में आते हैं, वो भी पढ़ाऊंगा। ऐसा पढ़ाऊंगा ना, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। इसको देखते रहिए आप लोग। पहले एक एक चीज कवर करा दूंगा मैं। नील गाय, नीली गाय। पीतांबर, पीत मतलब पीला। शीतोष्ण मतलब शीत मतलब ठंडा, विशेषता है कैसा, ठंडा। महापुरुष, महान क्या चीज है, विशेषता है उसकी, एडजेक्टिव है। फिर परमात्मा, परम, परम, परम कैसा है, विशेषण शब्द है। महा विशेषण शब्द है। फिर आगे क्या है, श्वेत कमल, श्वेत मतलब क्या, सफेद, सफेद क्या है, कलर किसमें होते हैं, विशेषण है। तो ठीक है, ये विशेषण हो गया। ये इसकी क्या है, इसका समास विग्रह है। नीली है जो गाय, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं बता देता हूं, कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए ये चीज दी हुई है, ठीक है, ये चीज, एक मिनट दोस्त, ये चीज दी हुई है, ये चीज दी हुई है, ठीक है। तो इसमें पूछ लेता है कि नील गाय, ये शब्द दिया है, इसका समास विग्रह क्या होगा। समास ना पूछ के विग्रह पूछ लेता है, ठीक है। तो जो पहले तो मैं पहचान गया कर्मधारय है, और कर्मधारय जो भी समास होगा, कर्मधारय जो भी समास होगा उसके विग्रह में क्या आएगा, कर्मधारय जो समास होगा उसके विग्रह में बीच में जो लिखा होगा, जिस ऑप्शन में जो हो वो टिक मार दो तुरंत। ये मेंटॉस तरीका, ये पढ़ने का तरीका है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ये अप्रोच होनी चाहिए, ये नजरिया होगा ना। वही मैं बात कहता हूं, वही बात मैं फिर कहूंगा, क्या नजरिया मेरी और नजर आपकी। फिर देखिए यहां पे कर्मधारय की बात मैंने कर ली। उसके बाद मैं बात करता हूं लाल मणि, लाल विशेषण है। का पुरुष, का विशेषण है। परमाणु, परम जो है विशेषण है। दीर्घायु, दीर्घ विशेषण है। नील गगन, नीला विशेषण है। महात्मा, महाविशेषण है। मृग, नयन, ठीक है, इसको देख लें। नयन, देखो पहले तो सब में जो आ रहा है, अगर विग्रह की बात करेगा तो क्या होगा, जो या जिसका जिस समान की बात करेगा क्या हो जाएगा, विग्रह की बात हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूं
जो भी बात है कि लाल मणि की बात की मैंने, फिर मैंने बात की, क्या मैंने बात की कि जो आ गया इसका विग्रह हो गया। फिर जैसे पूछा गया मृग नयन, तो विशेषण की विशेषता की बात कर दी गई। क्या बात कर दी गई? विशेषता की बात कर दी गई कि नयन उसके कैसे हैं? मृग के समान है, हिरण के समान है। विशेषता उससे जुड़ी गई ना कि नयन कैसे हैं? मृग के समान। कमल नयन, नयन कैसे हैं? कमल रूपी नयन है उसके, कमल के जैसे नयन है उसके नहीं। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग, कमल रूपी नयन है उसके। किसके? कमल रूपी नयन है जिसके। समझ गए मेरी बात? तो यहां पे क्या किया गया? समानता दिखाई गई, उपमेय में उपमान की समानता दिखाई गई, कर्मधारय होगा, विशेषता बताई गई नयन की। क्या? नयन की विशेषता बताई गई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं? समस्या आगे बात करता हूं। आगे क्या बात करता हूं? आगे मैं बात करता हूं क्या? द्वंद्व समास की बात करता हूं। देखते रहिए आप लोग। फिर आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब देखो, द्वा द्वा, द्वा और द्वा एक जैसे पद होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में और शब्द का लोप होगा। जुड़े होंगे लेकिन उनको तोड़ने पर और निकलेगा बीच में। कैसे? जानिए। जैसे द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। जिस समास के दोनों पद प्रथम या द्वितीय, देखो द्वा द्वा एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों पद प्रधान होंगे। क्या प्रधान, कैसे प्रधान होगा? लास्ट वीडियो में मेंटोस तरीका भी बता दूंगा, लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा। यहां से इन चीजों का मेंटोस तरीका सीखते चलिए। इस चक्कर में मत पड़िएगा अभी कि ये कैसे जाने किसका पद प्रधान है क्या नहीं। जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के भेद पूछे गए हैं, आने वाले समय पूछा जा सकता है। मुख्यतः 3 भेद होते हैं, बस इतना जानिए आप लोग। कौन कौन सा? इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। यहां तक किसी समस्या नहीं? समस्या आगे बात करता हूं, जब भी पूछेगा 3 बताएंगे। इसके बाद देखो मैंने कुछ नहीं छोड़ा समास में, सबका मेंटोस तरीका लेके आया हूं। मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है। समाज से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है आपकी। इसी से नोट्स बनाइएगा आप लोग। फिर जैसे देश विदेश, देश और विदेश, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, हरि शंकर, हरि और शंकर, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। जैसे बात यहां पे क्या है? बीच में देखो इस चिन्ह का, योजक चिन्ह का क्या हो रहा है? योजक चिन्ह का लगे दिखे तब द्वंद्व समास, या दोनों शब्द अलग अलग हो। ठीक है, यहां क्या है? योजक चिन्ह। जैसे वहां लिखा अव्ययी की मैंने बात की थी, दिन दिन, ये बीच में अगर योजक चिन्ह दिख रहा है ना, लेकिन शब्द की रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, दोबारा 2 शब्द एक जैसे आएंगे तो अव्ययी भाव, ध्यान रखना। रात रात 2 शब्द एक जैसे आएंगे तो अव्ययी भाव। यहां मैं द्वंद्व समास की बात कर रहा हूं। क्या? जैसे लोटा और डोरी, हरि और शंकर, राम और कृष्ण। एक बहुत जो पूछा गया है, आने वाले समय में पूछा भी जा सकता है, गोधूम, गोधूम चणक। गोधूम चणक नया शब्द है। क्या है? नया शब्द है, पूछा भी जा सकता है। गोधूम मतलब गेहूं, गोधूम मतलब गेहूं, और चणक मतलब चना। गेहूं और चना की बात की गई, गेहूं और चना। इसमें भी क्या है? गोधूम चणक में इसमें भी क्या है? इसमें भी आपका द्वंद्व समास है। जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि। ठीक है, धर्मा धर्म, ये शब्द अच्छा है, ये पूछा गया है। धर्मा धर्म, इसको तोड़ के देखेंगे, इसको क्या कर दिया गया? संधि लगा के लिख दिया गया है। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? धर्म प्लस अधर्म, यानी धर्म और अधर्म। समझ गए? इसमें भी क्या हो गया आपका? द्वंद्व समास हो गया। यहां मैंने द्वंद्व समास की बात की, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने द्विगु समास की बात की। द्विगु समास में पहला द्वि दिख रहा है, द्वि, द्वि यानी संख्या जैसा लग रहा है। द्वि कैसा लग रहा? संख्या। द्वि मतलब 2 होता है, यानी पहला पद संख्यावाची होगा हमेशा। कुछ कंडीशन मैं यहां पे बता रहा हूं, उस कंडीशन को यहां पे लिख लेंगे आप लोग। मैं बोल रहा हूं पहला पद संख्यावाची होगा, देखते ही द्विगु समास नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? पहला पद संख्यावाची है, कहीं पर्वत के नाम या नदी के नाम के आगे तो संख्यावाची नहीं लगा है, लगा है तो अव्ययी भाव की तरफ जाएंगे। कहीं शारीरिक अंग जो है उनके नाम के आगे तो संख्यावाची नहीं लगा है, जैसे दशानन, पंचानन, चतुर्भुज, चतुरानन। इस तरीके से आनंद मतलब क्या होता है? भुजाएं, और आनंद मतलब सर। ठीक है, चतुर्भुज, भुज मतलब भुजाएं। तो शारीरिक अंग के आगे ना लगा हो संख्या, और नदी के नाम और पर्वत के नाम के आगे संख्या ना लगा हो, बाकी दुनिया में किसी के आगे संख्या लगी हो, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द्विगु समास। जैसे पंसेरी, पंस यानी 5 शेरों का समाहार। फिर नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, कोई दिक्कत? चौराहा,
यानी 4 राहों का समूह। पंचशेरी, नवरत्न, चौराहा, फिर क्या है, तिरंगा, 3 रंगों वाला तिरंगा की बात की गई है। तिरंगा की बात की गई है तो क्या हो जाएगा, 3 रंगों का समूह। अगला मैं बात करता हूं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं। किससे? कॉन्सेप्ट किलर से पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा बताऊंगा ना कि किल हो जाएगा, सारा कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या है बहुव्रीहि समास? प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता ना हो, ना ही पहला पद प्रधान होगा ना ही दूसरा पद प्रधान होगा, तो क्या होगा, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो। यानी पद कुछ और लिखा हो, उसका मतलब कुछ और निकल रहा हो। जैसे वीणा पाणी, लिखा वीणा पाणी है, लेकिन इसका मतलब हम जानते हैं क्या होता है, मां शारदे, मां सरस्वती। जैसे चक्र पाणी, चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर यानी कौन, भगवान विष्णु जी। लिखा कुछ महादेव, यानी महान है देव जो, यानी भगवान शंकर। त्रिनयन, त्रिलोचन, भगवान शंकर भोलेनाथ। इस प्रकार से शब्द जब आएंगे, लिखे पद है उन दोनों पद की प्रधानता ना होकर उसका अर्थ कोई तीसरे पद की प्रधानता हो रही हो, वहां बहुव्रीहि समास होगा मेरे भाई। ठीक है। और जब कभी भी इसमें क्या है, जब नोट लिखो, जब कभी भी संख्यावाची शब्द के बाद शारीरिक अंग का समूह बन रहा हो, चतुर्भुज, षडानन, आनन मतलब सर होता है, सिर होता है, दशानन, चतुरानन, ठीक है, पंचभुज, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब बहुव्रीहि में आएगा। आगे मैं बात करता हूं, देखो कैसे, जैसे लंबोदर, अब लंबोदर है भगवान गणेश जी के लिए बात होती है, इसकी गणेश जी के लिए बात होती है। वज्रपाणी, क्या, वज्रपाणी, वज्रपाणी यानी इंद्र, वज्र है हाथ में जिन, वज्र है पाणी में जिनके। गिरिधर, गिरि मतलब गिरि को धारण, गिरि मतलब पर्वत को धारण करने वाला है, अर्थात कृष्ण जी ने धारण किया था ना। फिर चतुर्भुज, देखो मैंने बताया, भुज मतलब भुजाएं, भुज मतलब भुजाएं। फिर मैं बात करता हूं दशानन, दश आ गया ना, देखो संख्या आ गई है तो द्वंद नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, सॉरी, क्या होगा, 10 के बाद आनन, आनन मतलब सर होता है। तो मैंने क्या कहा था, जब शारीरिक अंग से पहले कोई संख्या आएगी वह बहुव्रीहि में ही जाएगा। 10 है आनंद जिसके, यानी रावण की बात की गई है। किसकी बात की गई, रावण की। त्रिलोचन, त्रि यानी संख्या है, लोचन मतलब आंख, आंख शारीरिक अंग हो गया है, 3 है लोचन है, शिव जी की बात की गई। कमल नयन, देखो ये कमल नयन मैंने कर्मधारय में भी बताया और इसमें भी बताया, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूं यहां क्या होगा, क्या दोनों में सही होगा। देखो ऑप्शन में अगर कर्मधारय दिया है, बहुव्रीहि नहीं दिया है, तो हमेशा कर्मधारय होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिया है तो प्राथमिकता हमेशा बहुव्रीहि को मिलेगी, तो बहुव्रीहि होगा। पीतांबर क्या है, पीला है अंबर, जिस पीला है अंबर मतलब वस्त्र, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, लेकिन पीला क्या है, विशेषण भी है, तो कर्मधारय नहीं होगा। जब ऑप्शन में दोनों दिए होंगे कर्मधारय बहुव्रीहि तो हमेशा बहुव्रीहि होगा, लेकिन जब सिर्फ कर्मधारय होगा तब कर्मधारय लगाएंगे। इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे, ध्यान देंगे सॉल्व करते टाइम। अब आगे मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको बताऊंगा चीजें कैसे पेपर में टैकल करते हैं। फिर पंकज, पंकज पंख में जन्म लेने वाला, पैदा हो, अर्थात कमल की बात की है। पतझड़, पत्तों का झड़ जाना, अर्थात विशेष ऋतु की बात की है। पतझड़ ऋतु में होता है ना, यह पूछा गया है, यह पूछा गया है, यह पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति की बात की गई है। 12 सिंघा, 12 सिंह हो जिसके, अर्थात विशेष जानवर, यानी ऐसा कोई और जानवर नहीं है जिसके 12 सिंह हो। यानी मैं कह रहा हूं चक्रपाणी, तो हाथ पाण में चक्र है जिनके पाण में, अर्थात भगवान विष्णु के सिवा और कोई नहीं जिनके चक्र होगा हाथ में। मैं कह रहा हूं त्रिलोचन, 3 नयन शंकर जी के लिए प्रयोग होता है और कोई प्राणी नहीं इसके लिए प्रयोग होता हो। ऐसे ही 12 सिंघा किसके लिए प्रयोग होता है, इसके 12 सिंह विशेष जानवर के लिए प्रयोग होता है, किसी और के लिए नहीं प्रयोग होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं, समस्या है, आगे प्रैक्टिस है। मैंने आपसे वादा किया था कि जो पदों वाली बात है, किसमें कौन सा पद प्रधान है, कैसे बताएंगे, वह मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं। एक बार मेरे साथ मेरे दोस्त बोल देंगे, अत, बोलेंगे द्वब, अत द्वब, बोलो मेरे साथ मेरे भाई, अत द्वब, बोलो कम से कम 5 बार। क्या बोलोगे, अत द्वब, अत द्वब, अत द्वब।
अत द्वब, यहीं से मैं बताऊंगा ट्रिक, यहीं से बताऊंगा ट्रिक, यहीं से बताऊंगा मेंटोस तरीका। क्या? अत द्वब, फर्स्ट सेकेंड, देखते रहे ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों नहीं, थर्ड, बस हो गया। ये मेंटोस तरीका। कौन सा तरीका? ये मेंटोस तरीका। क्या मेंटोस तरीका है? अत द्वब, अत द्वब 5 बार बोल लेंगे, हमेशा की याद। आ से अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष, द्वा से द्वंद्व, बा से बहुव्रीहि। देखिए मेंटोस तरीका क्या है, बहुव्रीहि। आ फर्स्ट पे आया तो फर्स्ट, ता सेकंड पे है तो सेकंड, द्वा थर्ड पे है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात हो गई, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए। बा जब दोनों इसमें आ गए तो इसमें एक भी नहीं रहेगा, अन्य पद रहेगा। कैसे? आ अव्ययी भाव, अव्ययी भाव हमेशा प्रथम पद प्रधान रहेगा। फर्स्ट पे है आ तो फर्स्ट पद प्रधान रहेगा, प्रथम पद प्रधान रहेगा या पूर्व पद प्रधान रहेगा। ता से तत्पुरुष, ता दूसरे पर, अत में ता दूसरे नंबर पे आता है तो द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान रहेगा। द्वितीय पद को उत्तर पद बोलते हैं ना, द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान रहेगा। फिर मैंने बात की द्वा, द्वा से द्वंद्व समास, पहला पद प्रधान हो गया, दूसरा पद प्रधान हो गया। अब द्वा में तीसरे नंबर पे द्वा रहा, दोनों पद प्रधान होंगे, प्रथम पद भी उत्तर पद भी, दोनों पद। फिर बा से बहुव्रीहि समास, बा से बहुव्रीहि समास, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है। जैसे मैंने बात की, किसकी बात की? त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शंकर जी। तीसरा पद शंकर जी है ना, 2 पद उसमें नहीं आ रहे जो मेन है, तीसरे पद की प्रधानता है। तो अत द्वब से याद कर लेंगे, अत द्वब। आ से अव्ययी भाव यानी पहला पद पहले नंबर पे है, ता से तत्पुरुष यानी दूसरा नंबर पे है तो दूसरा पद प्रधान, द्वा से द्वंद्व दोनों पद प्रधान, बा से बहुव्रीहि कोई पद प्रधान नहीं, अन्य पद प्रधान। ये मेंटोस तरीका है। पढ़ेंगे ना इस अप्रोच को, पढ़ा सकेंगे, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे, धुआं धुआं। मेरे दोस्त जुड़े रहिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? मजा आ जाएगा, ऐसा पढ़ा दूंगा कि मजा आ जाएगा। मैं इस चीज की खुद गारंटी लेता हूं, खुद मेहनत मैंने की है, इस तरीके से मैंने पढ़ा है चीजों को, कंफ्यूजन कुछ नहीं रह जाएगा। कॉन्सेप्ट किलर आपके साथ है, प्रैक्टिस करते हैं मिलके, बहुत ही जल्दी आप लोग लगाते चले जाएंगे। देखिए कैसे, देखते रहिएगा मेरे भाई कि किस प्रकार से क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, यानी प्रधान पद की बात कर रहा है? तो मेरी ट्रिक आ गई कौन सी, मेरा मेंटोस तरीका क्या है? तो द्वब, यानी ये फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पद प्रधान, ये सेकंड पे है तो उत्तर या द्वितीय पद प्रधान, ठीक है? ये उत्तर या दूसरे नंबर पे है, था तत्पुरुष दूसरे यानी उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। अरे काहे बका रहे हो यार, अव्ययी भाव होगा पहले पद, पूर्व पद संख्यावाची। अरे द्विगु समास में जो बात हो गई संख्यावाची की, द्विगु 2 बचे हुए, द्वि से बात की मैंने, द्विगु होता है द्वि से, तो द्वि मतलब संख्या, यानी उसका पूर्व पद संख्यावाची किसका होगा? द्विगु समास का। ये भी नहीं होगा, उत्तर प्रधान। अत द्वम में दूसरे नंबर पे आ रहा है सेकंड, सेकंड नंबर पे आ रहा है, यानी इसका सेकंड पद प्रधान होगा। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, इट्स अ मेंटोस तरीका। करता उड़ा देंगे मेरे भाई, ऐसा पढ़ेंगे ना मौज आ जाएगी, ठीक है? देखते रहिए आप लोग। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौड़ होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद मैंने बात की क्या, बहुव्रीहि, चौथे नंबर पे है, दोनों पद हट गए, अन्य पद प्रधान हुआ, तीसरा पद, तीसरा पद प्रधान हुआ। बहुव्रीहि में मैंने बात की, कहां है बहुव्रीहि? ये लगाया मैंने टिक, सही निकले झड़ाक से यार, रुकना नहीं है, चलते जाना है मेरे भाई। इसके बाद क्या है? आमरण में कौन सा समास देखा? क्या आ क्या है? अरे आ भैया उपसर्ग है यार, उपसर्ग है तो अव्ययी भाव लगाओ ना, अव्ययी भाव लगाया, हटे। द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वा द्वा, द्वंद्व समास, द्वा द्वा मैंने क्या बताया था? अत द्वब बताया था भाई, फिर देख ले यार, अत द्वब की मैंने बात की थी। अत द्वब पहला पद दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। उत्तर पद नहीं भाई, अव्ययी भाव, उत्तर पद तत्पुरुष है, दूसरे नंबर पे तत्पुरुष होगा, दोनों पद, हाँ द्वा से दोनों पद प्रधान लगाया, निकलते बने। छूमंतर क्वेश्चन, गलत नहीं होगा, देखते रहो अप्रोच को। अगला देखो क्या है, आप बीती। अब आप बीती में देख रहा हूं कर्मधारय, क्या आप कोई विशेषण है? नहीं होगा। द्वंद्व, क्या आप और बीती, द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान हो रहे? नहीं हो रहा। द्विगु समास, संख्यावाची है आप? नहीं है, देखो नहीं होगा। तत्पुरुष बचा, इस प्रकार से मैंने इसको ऐसे लगा दिया, तत्पुरुष एलिमिनेशन करते हुए। ये मेथड, ये अप्रोच, ये तरीका सीखना है मुझसे मेरे दोस्त,
नहीं आते हुए मैंने टैकल किया, लेकिन जब मैं इसका अर्थ निकालने बैठा तो आप बीती पर सबसे सुटेबल अर्थ में क्या निकाल सकता हूं विग्रह का? आप पर बीती, यानी अपने आप पर बीती। पर क्या है? अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह है, में पर आता है, यानी तत्पुरुष, यानी बीच में अगर कारक चिन्ह आ गया तो तत्पुरुष होगा। इस प्रकार से मैंने निकाल दिया। नहीं पता होता तो ये तीन तो नहीं थे जैसे मैंने बताया, अगला लगा देता। राजपुत्र, राजपुत्र, क्या राजपुत्र अव्ययी भाव होगा? पहला क्या उपसर्ग है, संख्या है, नदी नाम है कुछ? नहीं। तो क्या नहीं? क्या रिपीटेशन है वाक्यों का, पुनः है? नहीं, तो अव्ययी भाव नहीं। कर्मधारय, राजपुत्र कोई विशेषण तो है नहीं, बहुव्रीहि कोई अन्य पद, राजपुत्र की सीधा सीधा बात कर रहा। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, ठीक है। देशपुत्र मतलब देश का पुत्र, तो बीच में का आ रहा है, का आ रहा है। का किसमें होता है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह किसमें आते हैं? तत्पुरुष में आते हैं। तत्पुरुष लगाया, चलते बने। बहुत डीप नहीं पूछेगा आप लोग से, ठीक है। क्या पूछ? तत्पुरुष का भेद पूछेगा तो का किसमें आता है? संबंध काकी के, तो संबंध तत्पुरुष हो गया। देखो ये अप्रोचेस, ये तरीका है सीखने हमसे मेरे भाई। नील कमल, नील क्या है? नील विशेषण है यार, नीला विशेषण, नील विशेषण हो गया। देखा विशेषण किसमें आता है? कर्मधारय में, कर्म को धारण किए हुए। लगाया, चलते बने। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण निकल रहा है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, और किसमें होता? द्वंद्व, दोनों पद प्रधान। द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व, लगाया, निकलते बने। क्या यार, सब उड़ा दे रहे हो, करते जैसे नहीं उड़ा दे रहे हो। ऐसे पढ़ोगे ना मजा तभी आएगा मेरे भाई। यही अप्रोच, यही तरीका होना चाहिए हर टॉपिक में। मेरा यही अप्रोच, यही तरीका है। बिल्कुल सरल कर दूंगा। ये जो हवा बनाए हुए लोग पढ़ाई को, देखा होगा चैनलों पे, ये कठिन वो कठिन, ऐसा लाएंगे वैसा लाएंगे, कुछ नहीं कठिन है। बस अप्रोच, नजरिया अगर आपका बढ़िया है ना, चीजों को देखते अच्छे से हैं, सरलता से देखते हैं, तो हर चीज आसान हो जाती है। कठिनता या सरलता कहाँ होती है? देखने वालों की नजर में। तो नजर आप अपनी सरल रखिए, चीजें सरल दिखेंगी, हर चीज सरल दिखेगी मेरे भाई। फिर क्या है? गौधूल, गौधूल, गौ मतलब गाय, धूल मतलब धूल, गायों की धूल। की क्या है? की क्या है भाई? तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह आ रहा है। चक्रपाणी, चक्रपाणी में चक्र है जिसके, अर्थात भगवान विष्णु जी। तीसरे पद की प्रधानता है चक्रपाणी, तो बहुव्रीहि समास मैंने बताया। लो लगाते हैं, चलो यार गर्दा उड़ाते हैं। चलो अगली बात कर लो, आप लोग भी बताते रहे। दिन रात, दिन और रात कहां होगा? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, दिन और रात द्वंद्व समास। दिन दिन होता यही, एक ही जैसा शब्द होता, शब्द की रिपीटेशन होती या पुनरावृत्ति होती तो अव्ययी भाव हो जाता। रात रात अव्ययी भाव हो जाता, धीरे धीरे अव्ययी भाव हो जाता। लेकिन दिन और रात लगभग अपोजिट ही तुमको दिखेगा, या तो दो नाम अलग अलग दिखेंगे या अपोजिट, जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि, जय पराजय, जय और पराजय। दिन रात, दिन और रात, अपोजिट ही दिखेगा, उल्टा ही, तो उसमें द्वंद्व समास होगा हमेशा। मेंटोस तरीका ले लो हमसे। सप्त सागर, सात क्या है? सागर क्या कोई शारीरिक अंगों का नाम है? नहीं। क्या किसी नदी का नाम है, पहाड़ का नाम है? नहीं। तब संख्या लगी है, दिगु लगाओ, निपटाओ भैया जी को। क्या होगा? दिगु हो जाएगा इसमें। ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, इसमें दिगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिगु समास हो जाएगा। निपटाया, अलग गए। जब हमको पता है तो हमें भी बता दिया ऑप्शन गलत है। अगला देखो, चतुर्भुज, भुज मतलब भुजाएं, चतुर मतलब चार। अब क्या हो गया? शारीरिक अंगों की बात आ गई। बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि एक लगाओ और निपटाओ। अनुरूप, अनुपसर्ग आ गया है, अनुपसर्ग आया, अब वे भाव में उपसर्ग आता है। हमारे सर कॉन्सेप्ट किलर सर ने बताया था कि इसमें तो भाई उपसर्ग आता है। अब वे भाव में लगाया और चलते बने आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, कमेंट करिए, सॉल्व करिए। मैं बताया तो दे रहा हूं, आप लोग हमसे पहले बताइएगा। वो वीडियो रोक कर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद दिखेगा आंसर इसका। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? यानी पूरा वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? नहीं पता हमको तत्पुरुष समास कौन से पद में है। हम चार ऑप्शन देखेंगे। हमारा तरीका देखो मेंटोस। पीतांबर, पीला है, अंबर जिसका था उसकी बात की गई थी, तो यहाँ तो भाई बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय होगा। जब दोनों दिए होंगे तो बहुव्रीहि लगाएंगे, जब कर्मधारय सिर्फ दिया हुआ अकेला तो कर्मधारय लगाएंगे, जब कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों दिए होंगे तो वो तत्पुरुष है नहीं, हटाओ इसको। धारण करने कोई समासिक पद तो है नहीं, हटाओ इसको। महाविद्यालय, महा का ऐसा शब्द है, महा मतलब विशेषण, महान, ग्रेट, बड़ा, बड़ा विशेषण की बात की गई है, ये कर्मधारय में होता है, नहीं लगाएंगे, हटाओ। ये गुरु जी के मेंटोस तरीके से मैं जान गया था कि महान भाई विशेषण है, नहीं लगाऊंगा मैं महाविद्यालय में, हटाओ इसको। शास्त्र प्रवीण बचा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो एक ऑप्शन तो सही होगा, ये मैंने लगा दिया, शास्त्र प्रवीण ये सही होगा।
शास्त्र प्रवीण मतलब शास्त्र में प्रवीण। में क्या है? कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह आया, कैसा कारक? अधिकरण कारक। कौन सा तत्पुरुष का भेद? अधिकरण तत्पुरुष। वैसे तत्पुरुष समास, वैसे तत्पुरुष समास। बताओ क्या दिक्कत हो? अब आने वाली परीक्षा में यह पूछ सकता है कि यह वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में क्या बताओ? इस वाक्य में आप लोग ये बताओ कि इस वाक्य में किस पद में बहुव्रीहि समास है? तो पीतांबर में बहुव्रीहि समास है, लगा दिया। अगली बार हो सकता है पूछ ले इस वाक्य में कर्मधारय समास कौन है? तो याद रखना कर्मधारय इसमें मान सकते हो, लेकिन सुटेबल बहुव्रीहि आ रहा है। तो जिसमें बिल्कुल जिसमें सिर्फ कर्मधारय ही आए और किसी का ऑप्शन न रह जाए तो महाविद्यालय है भाई। महा सीधा सीधा विशेषण है, तो कर्मधारय पूछेगा तो महाविद्यालय लगा देंगे। इस बार तत्पुरुष पूछा, अगली बार इसी वाक्य में हो सकता है पूछ ले कि कौन सा बहुव्रीहि है या कौन सा कर्मधारय है। सब चीज जानते चलो। अगला आओ मेरे भाई, अगला आ जाओ क्वेश्चन। चंद्रबदन, कौन सा? चंद्रबदन, चंद्रमा के समान बदन है जिसका, चंद्रमा के समान बदन है जिसका, अर्थात चंद्रबदन। बदन की क्या विशेषता है? कि चंद्रमा के समान चमक रहा है, चंद्रमा जैसा है, विशेषता बताई गई है। सीधे बताओ कहां है कर्मधारय? कर्मधारय लगाया भाई। चंद्र के समान बदन, कर्मधारय लगाया, चलते बने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। बस तो ये मेरा तरीका है, मेंटोस अप्रोच है, मेंटोस तरीका है। इसी तरीके से मैं हर टॉपिक आपको पढ़ाता रहूंगा, प्रवीण बनाता रहूंगा हर टॉपिक में। पर आप ऐसा लेंगे कि लोगों को पढ़ा सकेंगे। मेरे दोस्त क्लास अच्छी लगी हो, कुछ अच्छी चीज नई चीज सीखने को मिली हो, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप लोग जो हमको हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, इससे क्या होता है? हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नए नए तरीके लाने का मन करता है। इसी तरीके से आज की क्लास के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद।